गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। हमने पहले पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म, और आज हम पढ़ेंगे oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस उम्मीद करता हूँ आपको सबको अच्छी तरह आ गया होगा, और आज oogenesis मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में अच्छी तरह एक एक पॉइंट, एक एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया होगा और मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा oogenesis। बस आपको अच्छी तरह अपना दिमाग यहाँ लगा के सीखना होगा। oogenesis पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी देर ये पढ़ना होगा माइटोसिस मियोसिस, जो कि क्लास 11th का चैप्टर का टॉपिक है। इसकी लेकिन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको देनी पड़ेगी, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा यूज होता है इसका। तो माइटोसिस हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन को। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। क्या हाफ नहीं होते, सेम्स रहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन है अगर, तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है दोनों में, अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 हैं, इसमें भी 46 ही रहेंगे। और मियोसिस में होते हैं दो पार्ट, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होती है उसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अगर 2n है तो n और m रह जाते हैं सेल डिवीजन पे। और मियोसिस 2 जो होती है वो होती है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन जैसे माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, ऐसे मियोसिस 2 में भी इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस और मियोसिस 2 इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो मियोसिस 2 में भी इक्वेशनल डिवीजन है। अगर क्रोमोसोम नंबर n है तो n और n रह जाएंगे। इनमें मियोसिस और माइटोसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज। इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ऐसे होते हैं इसमें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम oogenesis शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए oogenesis शुरू करते हैं। बस 2 मिनट रुक जाइए, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं oogenesis। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा, एग या ओवम, कुछ भी कह लो, एक ही बात है तीनों। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, एग, ओवम, इसे कहते हैं oogenesis। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of millions gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. तो ये कहना चाह रहा है oogenesis जो होती है, oogenesis की शुरुआत होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जब लड़की माँ के पेट में होती है, एम्ब्रियो होती है, छोटा सा बच्चा होता है बिल्कुल, तो oogenesis वहीं से शुरू हो जाती है। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of millions of gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary। मतलब गैमीट मदर सेल कह रहे हैं oogonia को। गैमीट मदर सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ओवम बना रहा है। oogonia इससे तो ओवम बनता है, तो इसलिए इसे कहते हैं गैमीट मदर सेल। गैमीट जो ओवम बन रहा है वो oogonia से बन रहा है, इसलिए oogonia को कह रहे हैं गैमीट मदर सेल। और ये oogonia हर ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia बन रहा। हर ओवरी में 2 ओवरी होते हैं एक फीमेल में, हर ओवरी में कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल आर फाउंड विद इन ईच फीटल ओवरी। हर ओवरी में मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल बन रहे हैं। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। इसका मतलब है कि बर्थ के बाद जब बच्चा माँ के पेट में होता है, लड़की, उसमें जितनी oogonia बननी होती हैं उसी टाइम बन जाती हैं। उसके बाद उसमें कोई oogonia नहीं बनती सारी उम्र भी। तो यही लिखा है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड आर एडेड आफ्टर बर्थ। ना ही तो oogonia और बनती, ना ही कोई ऐड होती उसमें बच्चे के जन्म के बाद। जितना बच्चे में जब वो पैदा होता है, लड़की एम्ब्रियो स्टेज में होती है माँ के पेट में, उसमें वही oogonia बन जाती हैं। और उसके बाद ना तो कोई oogonia ऐड होती, ना उसके बाद बनती। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो oogonia से बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, जो मैं आगे अभी आपको चार्ट की मदद से बताने वाला हूँ। तो एट प्यूबर्टी ओनली ये जो oogonia होती हैं, ये मिलियंस ऑफ oogonia बनती हैं हर ओवरी में। लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे ये सिर्फ 60 से 80 हज़ार ही रह जाती हैं। कितने? 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन, हर ओवरी में सिर्फ 60 से 80 हज़ार रह जाते हैं। तो आइए मैं डायग्राम की मदद से आपको सारा समझा देता हूँ और आपके दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा। डायग्राम से मैं आपको हर पॉइंट अच्छे से अभी समझा रहा हूँ। जितना हमने पढ़ लिया है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए पढ़ते हैं ये चार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और बोर्ड के पर्पज़ से।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना और आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। तो आइए पढ़ते हैं। ओगोनिया, ओगोनिया हमने क्या पढ़ा, जब बच्ची माँ के पेट में होती है तो उसकी ओवरीज में ओगोनिया तभी बन जाती हैं और वो उसके बाद ना तो ज़िंदगी में ओगोनिया ऐड होती हैं आगे कभी और ना ही एक्स्ट्रा बनती हैं। तो ओगोनिया, तो ओगोनिया से कैसे ओवम बनता है वो हम इस चार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओगोनिया की माइटोसिस होती है। माइटोसिस में मैंने अभी बताया था इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस हो गया 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर 2n है तो 2n ही रहेगा, इसे डिप्लॉइड कहते हैं, और 2n को और n को कहते हैं हैप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा माइटोसिस से। फिर प्राइमरी oocyte बना, ओगोनिया की माइटोसिस से बना प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 हुई, अभी हमने पढ़ा था मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 हुई लेकिन प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ डिप्लोटीन। एक मियोसिस, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको, ये भी मैं आपको बाद में जब सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। तो मियोसिस 1 में गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसमें ये आके रुक जाता है, प्राइमरी oocyte उसमें अरेस्ट हो जाता है, उसमें ठहर जाता है। कब तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती, जब तक एट बर्थ से लेके जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। ये जो प्राइमरी oocyte है ये प्राइमरी oocyte ही है, ये प्राइमरी oocyte बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है एक स्टेज में, मियोसिस 1 की एक स्टेज में, जिसे कहते हैं प्रोफेज 1। उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है तो इस प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। इस प्राइमरी oocyte अटक जाता है प्रोफेज 1 में प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी आने पर इस प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 जो होती है मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड, और ये बन जाता है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte। दो में डिवाइड होता है, प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी, दो पोलर बॉडी बनती है इस पूरे उसमें, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और एक बनता है सेकेंडरी oocyte। तो फर्स्ट पोलर बॉडी है जो इसका एनसीईआरटी में कोई यूज़ नहीं बताया, ये आगे चलकर डीजनरेट हो जाती है। और जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte की फिर मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 तो प्राइमरी oocyte की हो गई थी, वो रुक गया था प्रोफेज 1 में प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी आने पर वो मियोसिस 1 पूरी होकर सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। अब जब सेकेंडरी oocyte की मियोसिस 2 हुई तो गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। तो मियोसिस 2 का जो स्टेज है मेटाफेज, जब सेकेंडरी oocyte की मियोसिस 2 हुई तो वो अरेस्ट हो गई, रुक गई मेटाफेज 2 में, और वो सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। कब तक रहेगा वो सेकेंडरी oocyte, जब तक उसका प्रेमी स्पर्म उसके पास नहीं आ जाता। जब स्पर्म रिलीज होगा वजाइना में, आगे यूट्रस में जाके अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म अंदर पहुंच जाएगा, तब जाके ये सेकेंडरी oocyte की जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होगी। एज स्पर्म फर्टिलाइजेस सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड। जब स्पर्म अंदर पहुंच के सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करेगा या अंदर पहुंच जाएगा, तब जाके इसकी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, और मियोसिस 2 कंप्लीट होने पर ये बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी जो कि डिजेनरेट हो जाएगी जैसे फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट हुई थी, और बनाएगा ओवम। तो एक बार मैं और आपको दोबारा से जल्दी से करा देता हूँ रिवाइज, जल्दी से देखिए अच्छी तरह। सबसे पहले ओगोनिया की माइटोसिस हुई, वो प्राइमरी oocyte बन गया। क्या बना, ओगोनिया की माइटोसिस हो गया प्राइमरी oocyte। अब जो प्राइमरी oocyte था उसकी मियोसिस 1 हुई, लेकिन वो मियोसिस 1 में ही रुक गया, उसकी एक स्टेज में मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में। कब तक रुका रहा, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ गई। बर्थ के टाइम का है, लेकिन जब तक प्यूबर्टी नहीं आई तो ये फीटल लाइफ में यहीं रुका रहा, प्राइमरी oocyte ही रह गया, इसकी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई। इसकी मियोसिस 1 कब कंप्लीट हुई, जब ये प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी आने पर इसकी मियोसिस 1 कंप्लीट हुई और ये बन गया सेकेंडरी oocyte, और एक बना फर्स्ट पोलर बॉडी। तो प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बना। फर्स्ट पोलर बॉडी हमारा किसी काम का नहीं है। सेकेंडरी oocyte की मियोसिस 2 हुई, और मियोसिस 2 उसकी पूरी नहीं हुई, मियोसिस 2 में अटक गया है। मियोसिस 2 की कौन सी स्टेज में, मेटाफेज 2 में। और इसकी मियोसिस 2 कब होगी, जब स्पर्म इसके पास आ जाएगा। जब स्पर्म घूमता घूमता आया सेकेंडरी oocyte के पास, एज स्पर्म फर्टिलाइजेस सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड। जब स्पर्म अंदर चला जाएगा फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में, तब जाके इसकी वो होगी, इसकी डिवीजन होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, और ये बन जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम।
उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इससे आगे का देखते हैं, इससे आगे क्या हो रहा है, इसमें कैसे इस प्राइमरी oocyte में और लेयर डेवलप होंगी, ये प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर उसमें और लेयर डेवलप होंगी, वो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर उसमें डिवीज़न होकर सेकेंडरी oocyte में और लेयर बनेंगे और कैविटी बनेगी, वो टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं, अभी डायग्राम की मदद से मैं आपको सारा समझा दूंगा क्लियर। बताइए कि इतना आपको क्लियर हो गया या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा बैक करके दोबारा देखना इसे। आपको अच्छी तरह एक एनसीईआरटी खोल के बैठना, आपको अच्छी तरह एक लाइन सब कुछ समझ में आएगी इसकी, जितने मैंने बता दिया। तो 1 मिनट बाद हम शुरू करते हैं, इतना आप इसे अच्छी तरह देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे का शुरू करते हैं। तो आपने वो चार्ट पढ़ लिया होगा, अब आइए उससे आगे शुरू करते हैं। फॉलिकुलर डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कैसे ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बन रहा था। तो प्राइमरी oocyte से और ज़्यादा सेल्स आ जाते हैं प्राइमरी oocytes के चारों तरफ, और उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के आप कहते हैं प्राइमरी oocyte के ऊपर बहुत सारे ग्रैन्युलोसा के सेल्स आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte में और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं, और इसके बाहर एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं थीका लेयर। अब सेकेंडरी फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte है। अभी तक प्राइमरी oocytes की डिवीज़न नहीं हुई। प्राइमरी oocyte की कंप्लीट मियोटिक डिवीज़न कब होगी? प्यूबर्टी पे। हमने मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, अभी पढ़ा था प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte है। अब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। अब टर्शियरी फॉलिकल्स में और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं और एक कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को कहते हैं एंट्रम। और जो प्राइमरी oocyte था इसके अंदर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, वो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जाके सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट बन गया। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बन गया, मतलब यहाँ पे मियोसिस 1 की कंप्लीट डिवीज़न हो गई। मियोसिस 1 जो अरेस्ट था, प्यूबर्टी तक अरेस्ट रहा, रुका रहा मियोसिस 1, वो कंप्लीट हुआ टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। इसमें एक कैविटी बनी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहते हैं इसे, एंट्रम। तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, और फिर प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ तो इस पूरे को बनने को कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स और ज़्यादा बढ़ गए, एंट्रम आ गए, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और जो इसकी लेयर है बाहर की, इसमें तो थीका लेयर थे, इसमें डिवाइड नहीं हुई। इसमें थीका लेयर 2 जगह डिवाइड हो गई। फर्स्ट बाहर की लेयर को कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर की लेयर को कहते हैं थीका इंटरना। क्या कहते हैं? बाहर की लेयर को थीका एक्सटर्ना और अंदर की लेयर को कहते हैं थीका इंटरना। और उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ। अब ये टर्शियरी फॉलिकल और बड़े मैच्योर बड़े फॉलिकल में डेवलप हो गए, जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, कुछ भी कह लेते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल में कैविटी और ज़्यादा बड़ी हो गई और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गए। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना इसमें भी थी, इसमें भी हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये हुई कि सेकेंडरी oocyte के बाद एक लेयर और बन गई, सेकेंडरी oocyte के बाद एक लेयर और बन गई, जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद देखिए, पढ़ लीजिए, ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स और ज़्यादा बढ़ गए, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और जोना पेल्यूसिडा। प्राइमरी फॉलिकल, इसके अंदर प्राइमरी oocyte और ज़्यादा सेल्स आ गए, ग्रैन्युलोसा के, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, लेकिन प्राइमरी oocyte है इसके अंदर। ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ टर्शियरी फॉलिकल, इसमें एक्स्ट्रा आ गई, 2 लेयर में डिवाइड हो गई है, और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई, एंट्रम। प्राइमरी oocyte बन गया सेकेंडरी oocyte, और ये टर्शियरी फॉलिकल से बना ग्राफियन फॉलिकल, इसमें ये और ज़्यादा बड़ा हो गया। इससे बस एक एक्स्ट्रा चीज़ ये आई कि इसमें जोना पेल्यूसिडा बन गए सेकेंडरी oocyte के बाहर। तो आपके समझ में आ गया इतना जितना मैंने अभी बताया। और इसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है, इसमें से जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाती है, और जो कि बचा हुआ एरिया है, ये जो बचा हुआ हिस्सा बचा है, जो सेल्स हैं, ये डिवाइड हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ये फट जाता है ग्राफियन फॉलिकल, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाती है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है बाकी बचा हुआ सारा हिस्सा।
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से फिर आपको बता देता हूँ शॉर्ट में जल्दी। ओगोनिया बनी कहाँ बनी? जब बच्चा माँ के पेट में था उसी में ओगोनिया बन गई। कितनी ओगोनिया बनी? मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनी। हर ओवरी में 2 ओवरी होती हैं। वो उसके बाद बनने के बाद हर ओवरी में वो ना तो आगे कोई ओगोनिया ऐड हुई ना कोई बनी। वो ओगोनिया कब तक ओगोनिया बन के ओगोनिया कन्वर्ट हो गई प्राइमरी oocyte में। वो प्राइमरी oocyte कब तक रहा? प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी तक मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहा। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहा। उसके बाद जब प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी में वो मियोसिस 1 कंप्लीट होकर सेकेंडरी oocyte बना देता है। वो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। कब तक? जब तक स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज ना कर दे, तब तक वो मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में अरेस्ट रहता है। जब स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज कर देता है तो वो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है ओवम। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है इसके बाहर बहुत सारे सेल्स की लेयर बन गई जिसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं ये फीटस की ओवरी में प्यूबर्टी आने तक 60,000 से 80,000 हर ओवरी में बचे रहते हैं। ये फीटस की ओवरी में, बच्चे की ओवरी में जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, माँ के पेट में होता है, जब तक मिलियंस होते हैं। इतने बच्चा प्यूबर्टी तक पहुँचता है, लड़की प्यूबर्टी तक पहुँचती है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डिजनरेट होकर ये हल्के हल्के ख़त्म होते रहें और उसके बाद ये 60 से 80,000 ही बचे हैं हर ओवरी में। उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही है और ये प्राइमरी oocyte है और इसके बाहर एक लेयर डेवलप हो गई जिसे कहते हैं थीका लेयर, और इसके सेल्स प्राइमरी फॉलिकल से ज़्यादा इसमें सेल्स बन गए ग्रैन्युलोसा के। आगे सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ टर्शियरी फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल में और ज़्यादा सेल्स बन गए और एक कैविटी बनी जिसे कहते हैं एंट्रम, और थीका लेयर 2 में डिवाइड हो गए, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। उसके बाद ये टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ ग्राफियन फॉलिकल में। इस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ये जो प्राइमरी oocyte था ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, इसकी मियोटिक डिवीज़न हो गई पूरी। और इसके बाद ये टर्शियरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। ग्राफियन फॉलिकल में और ज़्यादा सेल्स बने, कैविटी बड़ी हुई और एक एक्स्ट्रा लेयर बन गई जिसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte के बाद जिसे कहते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाती है और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसे कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको oogenesis बिल्कुल अच्छी तरह और एक एक चीज़ आपकी टिप्स पे हो गई होगी। ये पढ़ने के बाद जाके 2-3 बार NCERT रीड करें। एक भी पॉइंट बोर्ड में या नीट में इससे बाहर नहीं आ सकता। NCERT की एक लाइन हमने कवर कर ली और जो इसके डायग्राम्स हैं ये मैं शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ, अपने जिसने नहीं देखे वो जाके शॉर्ट्स में देख लीजिए। एक बार चैप्टर ख़त्म हो जाए फिर मैं इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने सब नीट में आए हुए होंगे। तो उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एक एक चीज़ समझ के पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे चैनल में बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।